आइए देखते हैं चोक कॉइल क्या चीज है। जरूरत की बात करते हैं। व्हाट इज चोक कॉइल? मैं आपको बताऊं चोक कॉइल, उससे पहले एक बात आपसे और करते हैं। अगर हमारे पास डीसी सर्किट है जिसका अपना कुछ रेजिस्टेंस होता है, ये कोई डीसी सर्किट है, इसका अपना रेजिस्टेंस है, इसमें करंट है। अगर मैं आपसे कहूं कि डीसी करंट की वैल्यू को कम करना है, किसी सर्किट में डीसी करंट की वैल्यू को कम करना है, तो आप धारा नियंत्रक का यूज कर सकते हैं, रियोस्टेट का यूज कर सकते हैं। अब रियोस्टेट में खास बात क्या है कि रियोस्टेट बेटा कैसे करंट को कम करता है? रेजिस्टेंस के थ्रू कम करता है। अगर इस सर्किट में करंट की वैल्यू को डिक्रीज करना है तो आप रियोस्टेट यूज करोगे। रियोस्टेट में खास बात क्या है कि करंट को कैसे कम करेगा? रियोस्टेट मतलब धारा नियंत्रक। और डीसी सर्किट में करंट को कम करने के लिए धारा नियंत्रक यूज करेंगे। धारा नियंत्रक क्या है? प्रतिरोध है। प्रतिरोध की सहायता से आप इसमें करंट को कम करते हो। और जब आप प्रतिरोध तार का यूज करके करंट की वैल्यू कम करते हैं तो आपको बताऊं हर सेकंड आप इतनी एनर्जी लॉस कर देते हैं। हर सेकंड आप इतनी एनर्जी का क्या करते हैं? लॉस करते हैं धारा की प्रबलता कम करने के लिए। लेकिन मजबूरी है, करना पड़ेगा। अब अगर आप एक काम करिए, अगर आपको एसी सर्किट में करंट को कम करना हो तो एसी सर्किट में करंट को कम करना हो फिर क्या किया जाए? एक ऐसी युक्ति है, एक ऐसा डिवाइस है हमारे पास, एक ऐसा तरीका है, एक ऐसी सोच है कि हम उससे एसी सर्किट में करंट को कम भी कर सकते हैं और एनर्जी का लॉस जो होगा वो नहीं होगा, बहुत कम होगा, बहुत ही कम एनर्जी का लॉस होगा। जैसे धारा नियंत्रक लगाया था आपने डीसी सर्किट में, रियोस्टेट लगा करके करंट की वैल्यू को कम किया था सर्किट में, वैसे ही आप सर्किट में करंट की वैल्यू कम करोगे, लेकिन रियोस्टेट लगाकर नहीं। एक और सिस्टम लगाएंगे, चोक कॉइल बोलते हैं उसको। वो चोक कॉइल एनर्जी लॉस को भी कम से कम करेगा, बहुत कम करेगा, ना के बराबर, और करंट की वैल्यू को भी कम कर देगा। अब असल में है क्या चोक कॉइल? इसको समझने की जरूरत है बेटा। चोक कॉइल एक ऐसा कॉइल है जिसका रेजिस्टेंस बहुत लो होता है, रेजिस्टेंस बहुत लो, अप्रॉक्स टू बी 0, ना के बराबर रेजिस्टेंस। और उसमें खास बात ये होती है उसका इंडक्टेंस बहुत हाई होता है, एल, प्रेरकत्व बहुत ज्यादा होता है, आर बहुत कम होता है, बहुत कम, और एल बहुत हाई होता है, प्रेरकत्व बहुत ज्यादा होता है। एक कुंडली है वो, और यूं ही नहीं होती वो, उस कुंडली को तांबे के, कॉपर के, ये कुंडली जो है कॉपर की बनी होती है। अब कॉपर की बनी है तो जाहिर सी बात है रेजिस्टेंस क्या होगा? काफी कम होगा। और कॉपर का मोटा वायर होता है, मोटा तार। जब मोटा तार होगा तो रेजिस्टेंस अपने आप कम हो जाएगा। और इसमें कई टर्न्स होते हैं, और इस टर्न्स को किस पर लगाते हैं? क्रोड पर लगाते हैं, लौह पटलित क्रोड पर, आयरन लैमिनेटेड क्रोड है ये। इसी पर इस वायर को कनेक्ट कर देते हैं, मतलब ऐसे लपेट देते हैं लौह पटलित क्रोड पर। चोक कॉइल का मैं स्ट्रक्चर बता रहा हूं आपको। अब सबसे बड़ी बात क्या चीज है? आगे बढ़ते हैं इसमें कि फेरे ज्यादा है तो इंडक्टेंस ज्यादा होगा, तार मोटा है रेजिस्टेंस कम होगा, मैंने बहुत कम, कॉपर है तो और भी कम हो जाएगा, सोने सुहागा हो जाएगा, ठीक है। लेकिन सबसे खास बात क्या है कि चूंकि क्रोड अंदर रखा हुआ है आयरन का और बहुत ज्यादा टर्न्स हैं, तो एक बात तय है कि इसका प्रेरकत्व एल बहुत ज्यादा होगा, इंडक्टेंस बहुत ज्यादा होगा। जितना अधिक आप इस क्रोड को अंदर करोगे, कॉइल के क्रोड को आप जितना अंदर डाल देंगे इस क्रोड को, उतने ज्यादा इसका एल बढ़ता जाएगा, और जितना क्रोड को बाहर निकालोगे एल घटता जाएगा। यानी हम अपनी इच्छा अनुसार आर्बिट्रेरी तरीके से, स्वैच्छिक तरीके से क्रोड को अंदर या बाहर करके ऐसा सिस्टम बना होता है। आप इंडक्टेंस को बढ़ा सकते हैं या फिर क्या कर सकते हैं? घटा सकते हैं। अब सबसे अच्छी बात यह है कि इंडक्टेंस, इस क्रोड को अंदर बाहर करके यल को हम चेंज कर सकते हैं। अब चूंकि वायर तो है ही है कॉपर का, तो कुछ ना कुछ तो रेजिस्टेंस होगा ही, कुछ ना कुछ तो ओमिक रेजिस्टेंस होगा ही पदार्थ के कारण। तो इस पूरे तार की जो प्रतिबाधा है, इस पूरी कुंडली की जो प्रतिबाधा जेड है, असल में वो अंडर रूट एक्सएल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, या फिर एक्सएल का मतलब ओमेगा एल स्क्वायर और प्लस आर स्क्वायर।
अब आप जितना ज़्यादा इस क्रोड को कहाँ डालेंगे, अंदर डालेंगे, एल बढ़ेगा, एल बढ़ेगा तो जेड भी क्या होगा, बढ़ेगा, प्रतिबाधा भी बढ़ेगी, और प्रतिबाधा जब बढ़ेगी, इंपीडेंस बढ़ेगा तो करंट घटेगा, यानी करंट को हम कम कर सकते हैं। अब क्रोड को बाहर खींच लेंगे तो एल घट जाएगा, एल घट जाएगा तो जेड घट जाएगा, और जेड प्रतिबाधा है, इंपीडेंस घट जाएगा तो अपने आप क्या होगा बेटा, इंपीडेंस जब घट जाएगा तो सबसे बड़ी बात क्या होगा, करंट बढ़ जाएगा। और अगर हम इसको अंदर डाल दें क्रोड को तो एल बढ़ने से, जेड बढ़ने से करंट का मान घट जाएगा। इस तरीके हम करंट को बढ़ा और घटा सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि मैं किसी अल्टरनेटिंग सर्किट में करंट को घटाने बढ़ाने का काम रेजिस्टेंस के थ्रू भी तो कर सकता था। अगर आप रेजिस्टेंस के थ्रू करते तो पक्की बात है जो आपका पावर लॉस होता IRMS² × R, इतनी एनर्जी का लॉस होता, हर सेकंड लॉस होता है इतनी एनर्जी का, अगर आप रेजिस्टेंस का यूज करते। तो क्या सर कॉइल को यूज करने से वो लॉस नहीं हुआ? नहीं हुआ। पूछो कैसे लॉस वो नहीं हुआ, हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। अल्टरनेटिंग करंट सर्किट का जो पावर होता है VRMS IRMS cos phi होता है, cos phi होता है, cos क्या होता है, phi। और आपको पता है जो cos phi है कितना होता है, 100 बार आपको बता चुके, R/Z होता है cos phi, R/Z होता है। और R का मतलब तो R है और Z का मतलब ω_L² और प्लस क्या बेटा, R²। अब ये सोच कर देखिए, मैंने ऑलरेडी R की वैल्यू कम रखी है, बहुत कम रखी है, ऑलरेडी हमने R की वैल्यू बहुत कम रखी है। आपको बताया कि इस तार का प्रतिरोध बहुत कम है, ओमिक रेजिस्टेंस ऑलरेडी बहुत कम है, और जब मैं इसको अंदर कर दूंगा तो फिर L बहुत बढ़ जाएगा, और जब L बढ़ जाएगा तो पक्की बात है बेटा Z भी बढ़ जाएगा, Z इंपेडेंस। और जहां Z बढ़ा, R कम ही है और Z ज्यादा हो गया, तब तो R/Z बहुत ही कम हो गया, बहुत कम हो गया, बहुत कम हो गया R/Z, बहुत ज्यादा कम हो गया। R पहले से ही कम था, मैंने इसको अंदर करके L बढ़ा दिया, L बढ़ गया, जब स्क्वायर लगा है तो अपने आप ये पूरा मान बढ़ गया, यानी Z बढ़ गया। और जब Z बढ़ गया तो पक्की बात, R कम ही था और Z भी बढ़ गया, तो पक्की बात है जब R कम है और कौन बढ़ गया, Z बढ़ गया, तो R/Z का मान बहुत घट जाएगा, बहुत घट जाएगा 1 से। यानी इस प्रकार से हमारा जो cos phi था इसका मान 1 से बहुत कम हो गया। और जब कोई, यानी जो cos phi आया जब वो बहुत कम हो गया, किससे, 1 से। फिर से देख लो, cos phi जब बहुत कम हो गया 1 से, तो इसका मतलब cos phi लगभग 0 के बराबर हो गया। तो जब आप यहाँ लगभग कितना रख दोगे, 0 रख दोगे, तो पावर जो होगा वो कितना हो जाएगा, 0, यानी एनर्जी का लॉस नहीं होगा, क्योंकि cos फंक्शन का मान बहुत कम हो गया, लगभग 0, तो पावर भी लगभग 0 होगा, बहुत थोड़ा सा एनर्जी का लॉस होगा, लाभ हमारा हो गया। इस तरीके से ये चोक कॉइल काम करता है। अब एक बात हो रहा है सर, थोड़ी एनर्जी लॉस होती है, किस रीजन से? क्योंकि आपको पता है इनका अपना कुछ ना कुछ तो रेजिस्टेंस है ही है, संयोजक तारों का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है जिससे पूरा सर्किट बना है, उनका भी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है। उसके बाद एक चीज और है कि थोड़ा हिस्टैरिसीस लॉस भी होता है, हिस्टैरिसीस लॉस, शैथिल्य हानि। आपको पता है जब आप, समझ जाइए इस चीज को, जब आप इस कॉइल में एक अल्टरनेटिंग करंट भेजते हैं, तो अल्टरनेटिंग करंट की वैल्यू है कि आप, उसका प्रकृति है, नेचर है कि वो परमानेंट चेंज होता है अल्टरनेटिंग करंट। तो जब चेंज होता हुआ करंट इसके अंदर जाता है, इसके अंदर, तो आपको पता है कि चेंज होता हुआ करंट जाता है तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाता है। और जब इसमें मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाता है, जो इसके अंदर क्रोड रखी रहती है, वो क्रोड क्या हो जाती है, मैग्नीफाइड हो जाती है। और जब क्रोड मैग्नीफाइड होती है, चुंबकित हो गया। अब हुआ क्या, चुंबकित होने का मतलब क्या होता है, कोई चीज अगर चुंबकित होती है तो उसके अंदर सारे डोमेन क्या डायरेक्शन में हो जाते हैं, एक डायरेक्शन में, सारे इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन में हो जाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन को एक डायरेक्शन में होने पर काम करना पड़ा, किसको, करंट को काम करना पड़ा, मैग्नेटिक फील्ड को काम करना पड़ा। अब हुआ क्या कि जब करंट मैक्सिमम से फिर 0 हुआ, तो करंट तो 0 हो गया, तो जितने डोमेन उधर गए थे फिर सब इधर 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 अपनी अपनी तरफ हो गए, लेकिन कुछ लोग उधर ही रह जाते हैं। कहते हैं कि तुमने हमको, तो क्या 100 डोमेन थे, डोमेन मतलब इलेक्ट्रॉन, सारे इलेक्ट्रॉनों को तुमने एक डायरेक्शन में किया, और जब करंट मैक्सिमम से कितना हुआ, 0 हुआ, तो सारे इलेक्ट्रॉन तितर बितर हुए, लेकिन सारे नहीं होते हैं। अगर 100 लोग को तुमने एक डायरेक्शन में किया था, इस क्रोड को क्या करने के लिए, मैग्नीफाइड, लोहे का क्रोड है, इसको मैग्नेटिफाइड करने के लिए, चुंबकित करने के लिए सारे डोमेन्स एक तरफ,
ठीक है ना। अब होगा क्या कि जब तुम करंट की वैल्यू मैक्सिमम से 0 किए तो ये जो सारे लोग एक तरफ हो गए थे सब छितर बितर होते हैं, रैंडम हो जाते हैं। लेकिन 10-20 लोग होते हैं, कहते हैं 100 में से 10-20 लोग, हम नहीं होंगे, हम एक बार मुड़ गए ऐसे तो ऐसे ही रहेंगे। तो उनको मोड़ने में जो तुमने काम किया था अगर तितर बितर हो जाते तो सब काम वो सब एनर्जी वापस दे, क्या हुआ 100 लोग हैं, 100 लोग को मैंने एक दिशा में करने में 100 जूल काम किया। अब जब करंट का मान मैक्सिमम से कितना हुआ 0, तो ये 100 लोग तितर बितर हुए, 90 हो गए, 10 लोग कहीं नहीं होंगे तितर बितर, उधर ही रहेंगे। तो उन 10 लोग को मोड़ने में जो काम किया गया था वो उन्होंने एनर्जी वापस नहीं लौटाई। तो 100 जूल हमने खर्च किया था सबको एक दिशा में ले जाने में, इसको चुंबकित करने में। जब करंट 0 हुआ इसको विचुंबकित होना है, इसका मैग्निफिकेशन खत्म करना है। जब करंट मैक्सिमम से 0 होगा तो ये सारे जो 100 लोग एक दिशा में हुए थे सब इधर उधर हो जाए, लेकिन नहीं होंगे, जैसे पहले थे वैसे नहीं होंगे। 90 लोग हो जाएंगे, 10 लोग कहेंगे नहीं होंगे, 10 लोग बेईमान हैं, तो उनकी एनर्जी वो वापस नहीं करते हैं। तो जो तुमने काम किया था 100 जूल तुमको 90 ही मिला। इस तरीके से कुछ एनर्जी का लॉस अब भी होता है शैथिल्य हानि के रूप में, ठीक है ना। भंवर धारा के रूप में, एडी करंट के रूप में, पटल में, तो उसको मैंने कम से कम करने की कोशिश की है। मैंने क्रोड को पटल के रूप में रखा है ताकि भंवर धारा के रूप में करंट का ना लॉस, एनर्जी का लॉस कम से कम हो, ठीक है बेटा। अब इस तरीके से हो गया। और आपको बता दें डीसी करंट पर वर्क नहीं करेगा कौन, ये चोक कॉइल। आपकी चोक कॉइल डीसी करंट पर वर्क नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि डीसी करंट के लिए अगर तुम बात करोगे तो डीसी करंट के लिए सबको पता है क्या कि ओमेगा, ओमेगा मतलब होता है 2πf। डीसी करंट की फ्रीक्वेंसी 0 होती है, तो चाहे तुम कितना भी अंदर डालो कितना भी बाहर डालो ये वैल्यू 0 ही हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डीसी करंट का कॉइल पर कोई फर्क नहीं पड़ता, हम कल ही बता चुके हैं। तो किसी भी तरीके से एल नहीं बढ़ाएगा, क्योंकि डीसी करंट का F0 होता है तो ओमेगा 0 हो जाएगा। ओमेगा L से मल्टी कर दोगे ये भी 0 हो जाएगा। किसी तरीके से ये नेट जो जेड बढ़ रहा था जेड नहीं बढ़ेगा, जब तक जेड बढ़ेगा नहीं तब तक cos फाई घटेगा नहीं। तो डीसी करंट के लिए ये जो कॉइल बेकार है, केवल इसी करंट के लिए, ठीक है।